हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनामिका गौतम और आप सभी का स्वागत है कोर फार्मेसी में। तो आज हम जानते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। क्या है ये ब्लड प्रेशर, क्यों इतना खतरनाक है, ये डिजीज इतनी भयंकर क्यों है। ये कोई डिसऑर्डर नहीं है, ये डिजीज एक इलनेस है जिसको क्योर करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये जानलेवा भी हो सकता है। तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर के बारे में नहीं पता है तो इस वीडियो में आपके पास सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं, आखिर ब्लड प्रेशर है क्या। देखो, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर तो बाद की बात है, पहले हमें ये पता होना चाहिए आखिर ब्लड प्रेशर है क्या। तो जानते हैं, शुरू करते हैं। देखो, हमारा जो हार्ट है, हमारा हार्ट का काम होता है ब्लड को, रक्त को पंप करना। कहाँ के लिए पंप करना? जो हमारे बॉडी के अदर अदर टिश्यूज है वहां तक ब्लड को पहुंचाना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। कहने का मतलब है अच्छा ब्लड जो होता है, प्योर ब्लड है, उसको अदर टिश्यूज तक पहुंचाना। तो वही चीज लिखी है कि कभी भी जो भी हमारा हार्ट है, हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है और एक प्रेशर क्रिएट करता है अपनी आर्टरीज में, क्योंकि हार्ट में जो ब्लड, प्योर ब्लड टिश्यूज तक पहुंचता है वो आर्टरीज के थ्रू पहुंचता है, और उन आर्टरीज में जो प्रेशर लग रहा है वही ब्लड प्रेशर कहलाया जाता है। आप जब भी ब्लड प्रेशर नापते हैं तो एक कफ होता है जो अपने हाथ पर बांधते हैं, आजकल डिजिटल मशीन है, अदरवाइज स्टेथोस्कोप और स्फिग्मोमैनोमीटर से मेजर किया जाता है। तो आप जैसे ही डिजिटल मशीन में ऑन का बटन दबाते हैं तो वो आपको एक रीडिंग देता है। ठीक है, तो ये जो ब्लड प्रेशर है ये कितना है, इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो देखो, जब भी हमारा हार्ट पंप करता है, ये जो ब्लू कलर का आपको ब्लड दिख रहा है ये हमारा इम्प्योर ब्लड है। ठीक है, और जो आपको रेड कलर का ब्लड दिख रहा है ये हमारा प्योर ब्लड है। ये प्योर ब्लड, ये जो मेन ऑर्टा है, यहाँ से आर्टरीज के थ्रू हमारे टिश्यूज तक पहुंचता है, और इन आर्टरीज में जो प्रेशर लग रहा है दैट इज ब्लड प्रेशर। अब दो टाइप के ब्लड प्रेशर होते हैं, कौन कौन से? पहला होता है हाई ब्लड प्रेशर, दूसरा होता है लो ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर मतलब, हाई ब्लड प्रेशर को क्या बोलते हैं आपको पता होना चाहिए, साइलेंट किलर। क्यों? क्योंकि इसके सिम्टम्स हमें ऐसे दिखते नहीं है। नॉर्मली कोई कहे कि हमें सिम्टम्स नजर आ रहे हैं हाई बीपी के, उसके हमें सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। ये हमारे धीरे धीरे हमारे ब्रेन को, हमारे हार्ट को, हमारी किडनी को धीरे 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 डैमेज करना शुरू कर देता है। जब भी हाई ब्लड प्रेशर होगा, या किसी पेशेंट को या किसी बंदे को अगर हाई ब्लड प्रेशर है, तो समझ जाओ कि उसके ब्रेन पे, उसकी किडनी पे, उसके हार्ट पे असर पड़ता जा रहा है। वो धीरे धीरे अपना काम करना कम करते जा रहे हैं। और ये प्रेशर कब ज्यादा होगा? जब आर्टरीज में ब्लड जो बह रहा है वो बहुत तेजी से बहेगा, या प्रेशर बहुत ज्यादा लगेगा। अगर हम बात करें लो ब्लड प्रेशर की, तो उन्हीं आर्टरीज में, जिन आर्टरीज की मैंने बात बताई थी जिनमें ब्लड पंप हो रहा है या फ्लो हो रहा है, उन आर्टरीज में जब प्रेशर कम लगेगा उस कंडीशन में लो ब्लड प्रेशर होगा, जिसमें क्या हो सकता है? डिजीनेस हो सकती है, फेंटिंग हो सकती है, वीकनेस हो सकती है। कभी कभी जो लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट होते हैं उनको ऐसा लगता है कि यार आज एनर्जी नहीं लग रही है, आज बहुत ऐसे कमजोरी लग रही है, आज उठने का मन ही नहीं कर रहा है, सुबह से आज सो ही रही हूँ, बहुत ज्यादा नींद आ रही है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है जो ब्लड प्रेशर है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो गया हो। तो दो टाइप के ब्लड प्रेशर लगते हैं हमारी आर्टरीज में, या तो प्रेशर बहुत ज्यादा लगता है या तो प्रेशर बहुत ज्यादा कम लगता है। मेजर कैसे करेंगे नॉर्मल ब्लड प्रेशर से? तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा होता है 120, इधर लिखती हूँ 120/80। ये एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। ऐसा नहीं कि 121 हुआ तो हाई, भी तो बहुत ज्यादा प्रेशर लग गया है, फिर 199 हुआ तो हाई तो बहुत कम हो गया, नहीं, 5-10 ऊपर नीचे इट्स ओके। नॉर्मल वैल्यू किसी भी एडल्ट की, अगर नॉर्मल वैल्यू की बात करें कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है, तो 120/80। अब ये 120 क्या है? 120 होता है सिस्टोलिक, सिस्टोलिक बोलते हैं इसे। बहुत बार आप ये देखते हो कि यार ऊपर वाला तो सही आया है और नीचे वाला हमारा खराब आया है, हो सकता है वो 60 हो सकता है वो 90 हो। अब 80 से जब 90 गया तो इसका मतलब जो नीचे वाला है, नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक। क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक। तो जो डायस्टोलिक है, कभी कभी हो सकता है कि सिर्फ सिस्टोलिक बढ़ा हो, कभी कभी हो सकता है सिर्फ डायस्टोलिक बढ़ा हो।
ठीक है। तो सिस्टोलिक डायस्टोलिक दो टाइप से हम बीपी को मेजर करते हैं। सिस्टोलिक वो जब हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और डायस्टोलिक वो कि जब हमारा हार्ट रिलैक्स हुआ है। भाई ऐसे समझ लो कि हमारा हार्ट क्या हो रहा है, पंप हो रहा है, जैसे कि आप देख ही रहे हो इधर इमेज में। तो हार्ट पंप हो रहा है और पंप होने के बाद वो रिलैक्स होता है। तो हार्ट ने कितना ब्लड प्रेशर इंड्यूस किया, दैट इज सिस्टोलिक। रिलैक्स कितना किया, दैट इज डायस्टोलिक, कि रिलैक्सेशन के टाइम पे कितना प्रेशर लगा है, दैट इज डायस्टोलिक। तो नॉर्मल 120/80। यही अगर 130 या 130 से ऊपर चला जाए या फिर 125 से ऊपर चला जाए तो वो कंडीशन होती है। नॉर्मली वैसे हम 120 130 से ऊपर ही कंसिडर करते हैं हाई ब्लड प्रेशर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि अगर 140/90 है तो इस कंडीशन को आप हाई ब्लड प्रेशर कहेंगे या फिर लो ब्लड प्रेशर कहेंगे। अगर कभी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर ये बोलता है कि आपको हाइपरटेंशन है, तो आप समझ जाइए कि बीपी क्या हो गया है, बढ़ गया है। कभी कभी डॉक्टर्स ये कंसीडर करते हैं, ये बोलते हैं कि आपका हाइपोटेंशन हुआ है। हाइपो मतलब होता है कम, हाइपर ज्यादा, ध्यान रखिएगा। और अगर नॉर्मल कंडीशन है तो 120/80 लगभग लगभग इतना नॉर्मल होता है। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। ये तो हो गया हमारा कि दो टाइप्स के हो गए हमारे। अब हमारा टाइप्स है क्या, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो हाइपरटेंशन है, अब हम बात कर रहे हैं क्योंकि हाइपरटेंशन की वो तो ब्लड प्रेशर के टाइप्स थे, अब हाइपरटेंशन के भी दो टाइप हैं। ये हमें पता होना चाहिए कि जो हाइपरटेंशन हमें हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, प्राइमरी कॉज है या सेकेंडरी कॉज है। प्राइमरी कॉज को हम बोलते हैं असेंशियल कॉज। असेंशियल कॉज जिसमें कोई सिंगल कारण नहीं है। हो सकता है हमारी लाइफस्टाइल बहुत बेकार हो सकता है हमारा खाना पीना बहुत बेकार हो, बेकार मतलब हम सही तरीके से हम डाइट नहीं ले रहे हो सकता है हमारी एज फैक्टर हो। ठीक है। तो ये धीरे 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 क्या होती है, ये स्लोली स्लोली हमारी एज के साथ बढ़ती रहती है, क्योंकि इसका हमें मेन कारण तो पता नहीं है। हमारी लाइफस्टाइल भी बहुत रफ है, हमारा डाइट जो ले रहे हैं वो भी बहुत रफ है, हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता चल रहा है स्टार्टिंग में। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम बुजुर्ग होते चले जाएंगे ये कंडीशन और ज्यादा वर्स्ट होती चली जाती है। और ये ज्यादातर 90 से 95% पीपल को बहुत कॉमन है ये कंडीशन। दूसरा, सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या है। अब हाइपरटेंशन तो है लेकिन पता कैसे चलेगा किस वजह से है। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक दवाई खा रहे होते हैं किसी बीमारी की, या फिर मल्टीपल दवाइयाँ खा रहे होते हैं, उस दौरान उस वजह से क्या होता है, उस वजह से हाइपरटेंशन हो जाता है। उस रीजन को बोलते हैं सेकेंड हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन ये किसकी वजह से हो रहा है, अदर डिजीज की वजह से, अदर मेडिकेशन की वजह से। हो सकता है मुझे कोई ऐसी बीमारी हो जिसकी वजह से मुझे हाइपरटेंशन हुआ हो। प्राइमरी कॉज नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है दोनों एक साथ होंगे, अलग अलग भी हाइपरटेंशन कॉज हो सकता है कि यार पहले तो मुझे था नहीं अब हो गया है। क्यों हो गया है, क्योंकि मेरी लाइफस्टाइल कैसी है, या फिर मुझे हो सकता है आने वाले टाइम में कोई मेडिकेशन चल रही हो जिस वजह से हाइपरटेंशन हुआ है। तो ये हमारे दो टाइप्स होते हैं हाइपरटेंशन के। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर क्या भैया, कारण क्या है, क्यों हो रहा है वो हाइपरटेंशन, किस वजह से हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया अगर प्राइमरी कॉज है तो लाइफस्टाइल फैक्टर, किस तरह की लाइफस्टाइल जी रहे हैं हम। क्या बहुत ज्यादा नमक खा रहे हो, यार आज दाल बहुत फीकी फीकी लग रही है थोड़ा नमक ऐड कर दो ना, तो हमने क्या करा, एक चुटकी ली और हमने दाल के ऊपर इसमें नमक डाल दिया। या फिर हमें लगा कि रोटी हम फीकी नहीं खाते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है हम आटे में ही नमक मिला लेते हैं। ठीक है, और इतना ज्यादा हो जाता है वो कि हमसे तो फीकी रोटी खाई नहीं जा रही है, हमसे तो ऐसे फीके चावल खाए नहीं जा रहे हैं, तो भाई ऊपर से नमक डाल लो। तो जितना ज्यादा नमक खाया जाएगा उतना ही क्या होगा, वाटर होल्ड करेगा। नमक ज्यादा तो प्यास ज्यादा, बोलते हैं नमक खाओगे तो प्यास लगेगी, तो नमक जितना ज्यादा होगा वाटर उतना ही ज्यादा होल्ड करेगी बॉडी। और वाटर होल्ड करेगी हमारा शरीर। वाटर अगर बहुत ज्यादा हमारे शरीर के अंदर वाटर आ गया तो क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड वॉल्यूम है, क्योंकि ब्लड ही तो फ्लो हो रहा है ना, ब्लड का ही तो प्रेशर लग रहा है, वो ब्लड हमने और ज्यादा, वो ब्लड ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा जिसकी वजह से और प्रेशर लगेगा। तो भाई साहब नमक इज द मेन फैक्टर। दूसरा प्राइमरी कॉज क्या है, ओबेसिटी, ओवरवेट।
अरे खा ले कुछ नहीं होता, आज आज खा ले कुछ नहीं होता, यार पकौड़ी बनी है घर में, अच्छा ठीक है खा लेते हैं। तो खाए जा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं है, कुछ भी एक्सरसाइज नहीं है, एक ही जगह बैठे जा रहे हैं। ठीक है, वेट का तो कोई ध्यान ही नहीं जा रहा है। तो जो एक्स्ट्रा फैट है हमारे शरीर के अंदर, वो एक्स्ट्रा फैट भी क्या करता है, हमारे हार्ट की पंपिंग को स्लो करता है। ओके, क्योंकि फैट क्या करता है, रुकावट देता है हार्ट को पंप करने के लिए। तीसरा है लैक ऑफ एक्सरसाइज, बॉडी का वेट तो बढ़ ही गया है, ऊपर से हमने एक्सरसाइज भी करनी बात बंद कर दी है, वाह क्या बात है। तो जो हमारी आर्टरीज हैं जिनमें ब्लड फ्लो हो रहा है वो क्या हो जाएंगी, वो बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाएंगी। यार एक्सरसाइज 3-4 दिन ना करो ना, तो बॉडी की जो लचक है, जो बॉडी की जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाती है। क्यों, इसी तरीके से जो आर्टरीज हैं, क्योंकि ओबेसिटी बढ़ गई है, एक्सरसाइज कम हुई है, इस वजह से जो आर्टरीज है वो क्या हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं, अकड़ जाती हैं, जिसकी वजह से पंपिंग कैपेसिटी स्लो हो जाती है। बहुत ज्यादा अल्कोहल पिया जा रहा है, फ्री में मिल गई तो पिए जा रहे हैं, पड़े हैं नाली में, स्मोक कर रहे हैं, दोस्त ने पी ली चल ठीक है यार देख। तो ये जो अल्कोहल है, स्मोकिंग है, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स के लिए। क्यों, और जो नहीं है जिनको हाई ब्लड प्रेशर, उनमें चांसेस है बढ़ने के, रीजन है ये जो ब्लड वेसल्स हैं उनको डैमेज करता है, जिनमें जो रक्त वाहिकाएं हैं, जिसमें ब्लड घूम रहा है, फ्लो हो रहा है, उसको ये डैमेज करती हैं। और डैमेज होगी तो समझ जाओ भाई साहब क्या होने वाला है, बहुत डेंजर कंडीशन है। स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है आज के टाइम में। स्ट्रेस हर कोई है जिसको स्ट्रेस नहीं है, हर कोई है, हर किसी को स्ट्रेस है। लेकिन स्ट्रेस करता क्या है, हमें लगता है कि यार टेंशन ले लो, बेफिजूल में परेशान हो रहे हैं, जो चीज़ें कंडीशन हमारे हाथ में नहीं है फिर भी उसकी भी टेंशन ले जा रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे हॉर्मोन्स को ट्रिगर करते हैं, और ऐसे हॉर्मोन्स जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करते हैं। अभी हम आगे देखेंगे कौन कौन से हॉर्मोन्स होते हैं। अनहेल्दी डाइट, चाउमीन खा ली, बर्गर खा लिया, आज पेटीज खा ली, पिज्जा खा लिया, ये सब क्या है, या चिप्स कुरकुरे, ये जो पैकेट वाला फूड है, तो जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, ये सब हमारे हार्ट के फंक्शन को स्लो करती हैं, और ये रिस्क फैक्टर है, मेन कॉज हैं। और अगर बात करें हम सेकेंडरी फैक्टर्स की, जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन कॉज करते हैं, तो वो है हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर, कि ठीक है वो तो हम नहीं खा रहे, वो तो हम चलो ठीक है बच गए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। जैसे फैमिली हिस्ट्री, भाई मेरे दादा को ही है तो अब हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, ये तो अनुवांशिक है। दादा को है तो पोते को होगा, पोते को है तो उसके पोतों के होगा, पोता मतलब उसकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी है वो ऐसे डिजीज फ्लो होगी। एजिंग, एज ज्यादा हो जाएगी तो आर्टरीज की जो इलास्टिसिटी है, जो इलास्टिसिटी का मतलब है कि जो मूवमेंट हो रहा है आर्टरीज में वो कम हो जाएगा, वो कम होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, जिसकी वजह से बीपी हाई हो जाएगा। किडनी डिजीज है, किसी को किडनी की ही डिजीज हो गई है, तो किडनी क्या करती है, वाटर और सॉल्ट को बैलेंस करती है हमारे बॉडी के अंदर, और अगर किडनी ही डैमेज हो गई है तो ऑब्वियस सी बात है हाइपरटेंशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हार्मोनल डिसऑर्डर, हार्मोनल डिसऑर्डर है जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम है, आपने देखा होगा अक्सर जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है उनमें भी बीपी के जो पेशेंट है वो मिल जाते हैं। कुशिंग सिंड्रोम है, कुशिंग सिंड्रोम मतलब जो स्ट्रेस हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन कौन सा होता है, कॉर्टिसोल, ये जो कॉर्टिसोल हार्मोन है ये बहुत ज्यादा होगा, हद से ज्यादा टेंशन ले रहे हैं तो कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा रिलीज होगा हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा, जिस वजह से कुशिंग सिंड्रोम होगा। एक्सेस एल्डोस्टेरोन, बहुत ज्यादा एल्डोस्टेरोन हमारी बॉडी के अंदर होगा, जिसकी वजह से भी बीपी बढ़ जाएगा। स्लीप एपनिया, रात को मूवी चल रही है, एक मूवी देखी, दूसरी मूवी देखी, या सीरीज चल रही है, या एक एपिसोड और चल और देख ले, अभी तो एक ही बज रहा है, चलो आधा घंटे की एपिसोड है और देख लेते हैं, ठीक है सुबह थोड़ा लेट उठ जाएंगे। लेकिन नहीं, अगर स्लीप एपनिया है, स्लीप में कमी हो गई है, तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन का लेवल है हमारे ब्रेन के अंदर वो कम हो जाएगा, और ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो बीपी बढ़ जाएगा। कुछ मेडिकेशंस भी हैं जो कि बीपी को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देती हैं, जैसे स्टेरॉइड्स,
ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, एनसेड्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, जैसे कि पेन किलर, कहीं भी दर्द हुआ पेन किलर ले लिया, कहीं भी हल्का सा भी कुछ हमें लगा कि यार फीवर जैसा लग रहा है पेन किलर ले लिया, या शरीर में कहीं दर्द हो रहा है पेन किलर ले लिया। उससे क्या हो रहा है, ये भी हमारे कहीं ना कहीं बीपी को बूस्ट करते हैं, बढ़ा देती हैं, और ये कुछ मेडिकेशंस हैं, ये सब हमारे क्या है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। अब ठीक है, बीपी के बारे में हमने देख लिया, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। पता कैसे लगाओगे कि बीपी के सिम्टम्स हैं, किस चीज के सिम्टम्स हैं? तो देखो, बीपी, सर में दर्द होगा, जिस टाइम बीपी बढ़ जाता है उस टाइम जो हेडेक है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हमेशा ऐसा लगेगा लेजी लेजी जैसा, ठीक है, कि बस पड़े रहो कुछ मत करो। डिजीनेस सा, चक्कर चक्कर सा आएगा। ब्लर्ड विजन, जो देखना है, जो क्लियर विजन है, वो देखने में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी, देखने में दिक्कत आएगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, जो सांस है, जो गहरी सांस होती है, वो सांस का आने जाने में दिक्कत होगी, शॉर्ट हो जाएगी ब्रेथ। चेस्ट पेन होगा, बहुत बार देखा गया है, यार तुझे तो बहुत पसीना आ रहा है, क्यों आ रहा है यार, पता नहीं क्यों आ रहा है, चल बीपी चेक करते हैं, तो पता चला बीपी बहुत ज्यादा हाई है। तो चेस्ट पेन होगा, पैल्पिटेशन होगा, बहुत ज्यादा पसीना आना, बहुत ज्यादा थकान होगी, बहुत ज्यादा ऐसा लगेगा शरीर के अंदर जान ही नहीं है, वीकनेस हो जाएगी। और कभी कभी ऐसा भी होता है, ये किडनी प्रॉब्लम की वजह से होता है, कि अगर बीपी के टाइम पे किडनी अफेक्ट कर जाती है, उसकी वजह से नोज ब्लीडिंग भी हो जाती है। बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि बीपी हाई हुआ और नाक से नकसीर छूट गई, उसको बोलते हैं नोज ब्लीडिंग। स्वेलिंग इन लेग्स, स्वेलिंग इन लेग्स क्या होगा, ये स्वेलिंग लेग्स भी किसकी वजह से होगा, जब किडनी हमारी काम करना स्लो कर देगी, उसकी वजह से क्या होगा, स्वेलिंग इन लेग्स होगा। जो एडिमा है, जो स्वेलिंग है पूरे शरीर में, स्वेलिंग हो जाएगी। ये सिम्टम्स हैं जो हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं, अगर हमने ट्रीटमेंट नहीं लिया, अगर हाइपरटेंशन हमने ट्रीट नहीं करा, अपनी लाइफस्टाइल को सही नहीं करा, तो इसकी वजह से बहुत क्रॉनिक सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। पहला सिम्टम, हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, हार्ट अटैक कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन हमें देखने के लिए मिलेगी, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जैसी कंडीशन देखने के लिए मिलेगी। न्यूरोलॉजिकल फैक्टर में हमें देखने के लिए मिलेगा कि ब्रेन अटैक पड़ गया है, जिसको बोलते हैं स्ट्रोक, स्ट्रोक अटैक पड़ सकता है। डिमेंशिया कॉज हो सकता है जो चीजें हम याद कर रहे हैं वो चीजें हमें याद ना हो, हमें चीजें रिकॉल ना हो। डिमेंशिया का मतलब होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। रेटिनोपैथी हो जाएगी, रेटिनोपैथी का मतलब होता है जो विजन है, जो देखना है, वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा। किडनी तो फेल हो ही जाएगी, ब्लड वेसल डैमेज हो ही जाएंगी, और कंफ्यूजन अलग होगा, कन्वर्जन अटैक तक आ सकते हैं, जो मिर्गी के दौरे हैं वो तक हो सकते हैं अगर हाइपरटेंशन को ट्रीट नहीं किया गया। तो अगर इनमें से कोई भी सिम्टम आपको दिखता है किसी के अंदर भी, तो उसको जरूर रिकमेंड करें कि वो अपना बीपी का चेकअप कराए। क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, कि ठीक है भैया, अगर आपको पता लग गया है कि ये सब चीज़ें हैं और ये सब सिम्टम्स होते हैं, तो प्रिकॉशन क्या लिया जाए। सबसे पहला, डाइट को चेंज करें। डाइट को चेंज कैसे, अगर बहुत ज़्यादा सॉल्ट इनटेक करते हैं तो सॉल्ट को लेना कम कर दें, कोई एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं डलेगा, जितना है खाइए उतना, कम लगे डोंट वरी, ईट दैट फूड। लिमिट पिकल्स, अचार खा रहे यार, घर में स्वाद नहीं आ रहा खाने में, तो ले भाई साहब अचार के साथ खा लो रोटी, नो, डोंट यूज पिकल्स, क्योंकि पिकल्स के अंदर बहुत ज्यादा सॉल्ट ऐड किया जाता है। चिप्स खा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, यार चिप्स का पैकेट लेते, चलो कोई बात नहीं, आज आज खा लेता हूँ, कोई बात नहीं, नो, चिप्स भी कम करना है। जो पैकेज्ड फूड है वो भी कम करना है। तो जितने भी नमक की चीजें हैं जिसमें ऊपर से नमक ऐड होता है, दैट शुड बी रिस्ट्रिक्टली अवॉइडेड। ज्यादा से ज्यादा करना क्या है, फिर ज्यादा से ज्यादा फ्रूट इनटेक बढ़ानी है, वेजिटेबल इनटेक लेनी है, जिन फूड में पोटेशियम बहुत ज्यादा हो, मैग्नीशियम बहुत ज्यादा हो, जिनमें फाइबर्स बहुत ज्यादा हो, वो फ्रूट्स लेने हैं। ऑरेंजेस खाइए, फ्रूट्स तो खैर कोई भी हो, हाइपरटेंशन वाले को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। चूज लीन प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा हो वो खाइए। फिश, पल्सेस, बीन्स, ये क्या है, हाई रिच ऑफ प्रोटीन्स हैं, रेड मीट से अलग, रेड मीट अवॉइड कीजिए। जंक फूड को बिल्कुल कट कर दीजिए, कोई जंक फूड नहीं, नो बर्गर, नो पिज्जा, नो मोमोज, नो चाउमीन, ब्लैंक, नथिंग एट ऑल।
फ्राइड और ऑयली फूड, यार आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, कचौरी बना ली जाए, नो कचौरी, नो पकौड़ी, नो नो नो। वेट एंड एक्सरसाइज, जो अगर ओबेज हैं, अगर मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लग रहा है कि यार उठा नहीं जा रहा है, उठने में तकलीफ है, लग रहा है कि यार फिटिंग नहीं आ रही हमारे हमारे कपड़ों की, तो समझ लो वेट बढ़ गया है। तो वेट कम करें, एक्सरसाइज करें रेगुलर, तो हेल्दी वेट मेंटेन करें। 5 से 10 किलो वेट आपकी बॉडी का, अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो 5 से 10 किलो वेट कम हो जाना चाहिए। 30 मिनट एटलीस्ट डेली वॉक करनी इज नेसेसरी फॉर द हाइपरटेंशन पेशेंट्स, ताकि जो हार्ट है वो हेल्दी रह सके। क्योंकि हार्ट ज़्यादा से ज़्यादा जब हम चलते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, तो हार्ट बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करता है, हार्ट की जो मूवेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और हाइपरटेंशन की कंडीशन को हम थोड़ा सा रोक सकते हैं। नेक्स्ट है लिमिट हार्मफुल इफेक्ट्स। जो हार्मफुल चीजें हैं हमारे आसपास सराउंडिंग एरियाज में, जो हम खुद भी करते हैं, उसको भी अवॉइड कीजिए। स्टॉप स्मोकिंग। तंबाकू अगर खा रहे हैं, अगर स्मोक बहुत ज्यादा कर रहे हैं, या फिर ऐसे इन्वायरमेंट में है जहाँ बहुत ज्यादा स्मोक हो रहा है, तो भी ये क्या करती हैं, ब्लड वेसल्स को डैमेज करती हैं, तो उसको अवॉइड करना है। अगर अल्कोहल की कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा हो रही है, कट कर दीजिए, क्योंकि अल्कोहल भी क्या करता है, बीपी को बढ़ा देता है। बहुत ज्यादा कॉफी चाय पी रहे हैं, एनर्जी ड्रिंक ले रहे हैं, यार ठीक है, कॉफी नहीं पी रहा हूँ, चाय नहीं पी रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं कुछ और ऐसे एनर्जी ड्रिंक ले लूंगा जो मुझे इंस्टेंट एनर्जी देगा। मैं नाम नहीं बताऊंगी यहाँ पे, क्योंकि उसका थोड़ा प्रमोशन वाला सीन हो जाएगा, तो आप मुझे नाम बता सकते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स का या एनर्जी ड्रिंक्स का जो इंस्टेंट एनर्जी देती है। कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से बता दो क्या है एनर्जी ड्रिंक्स। तो वो क्या करती है, उसमें बहुत ज्यादा कैफीन होती है। भले ही हमें ऐसा लग रहा है कि यार नहीं कुछ भी नहीं है, ठीक है पिया जा सकता है, कॉफी थोड़ी ना ले रहे हैं, लेकिन नहीं, उसमें भी बहुत ज्यादा कैफीन होती है, जो कि बीपी को बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकती है। स्ट्रेस को मैनेज करें, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो रिलैक्सेशन वाली थेरेपी अपनाएं। योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, ठीक है, 7 से 8 घंटे की स्लीप ले सकते हैं। और अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो स्ट्रेस को अवॉइड करें। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग को, बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में जो पजल घूम रही है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी होगा, उसने मुझे ऐसा कहा तो मैं उसका ऐसा कहूंगा, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, उसको कट करें। डोंट ओवर थिंकिंग। रेगुलर मॉनिटरिंग। अब अगर हाइपरटेंशन जैसी कंडीशन है तो बीपी को रेगुलर चेक कराएं। अपने घर पे आजकल मशीन अवेलेबल हो जाती है, घर पे डिजिटल का जमाना है, तो अपने घर पे ही डिजिटल मशीन से अपने रेगुलर बीपी को मेजर करते रहें, एटलीस्ट वंस एवरी 3 to 6 मंथ। अगर नॉर्मल है तो, और अगर बीपी हाई वाली कंडीशन है तो हर एक दिन, हर दूसरे दिन बीपी चेक कराना नेसेसरी है, मैंडेटरी है। अगर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो टेक मेडिसिन रेगुलरली इफ प्रिस्क्राइब। अगर डॉक्टर ने आपको बताया हुआ है कि आपको ये दवाई खानी है, बीपी सही रखना है, तो खानी है, उसको आप मिस नहीं कर सकते हो, उसको स्किप नहीं करना है, और ये मैंडेटरी है। अब कुछ जानते हैं कि क्या क्या मेडिसिन हो सकती हैं। कई बार हमें ना डाउट होता है कि डॉक्टर ने ये देखना जरा, मेरे पापा भी बहुत करते हैं कि देखना जरा अनामिका कि ये दवाई दी है डॉक्टर ने किस चीज़ की है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो हम ले सकते हैं, एटलीस्ट नाम हमें पता होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई इस वीडियो लेक्चर को देख रहा है जो फार्मेसी या मेडिकल फील्ड से है, तो शायद वो समझ जाएगा इन टर्म्स का मीनिंग। लेकिन बहुत सारे जो पेशेंट हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेडिकल फील्ड से नहीं होंगे, वो इन टर्म्स को नहीं समझ पाएंगे, तो उनके लिए बिल्कुल सीधी सीधी सी भाषा में उनके लिए एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर सेट कर दिए हैं। देखो, अगर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग लेनी है तो डायोटिक्स, डॉक्टर डायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, वाटर पिल्स बोलते हैं। बहुत बार डॉक्टर क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड टैबलेट दे देंगे, फ्यूरोसमाइड टैबलेट दे सकते हैं, स्पाइरोनोलैक्टोन टैबलेट दे सकते हैं। तो इन तीनों में से अगर कोई ड्रग यूज कर रहा है, मेडिसिन यूज कर रहा है, दैट इज फ्रॉम द डायरेटिक कैटेगरी। करती क्या है, वो क्या करती है, हेल्प करती हैं किडनी को
किडनी में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा वाटर और बहुत ज्यादा सॉल्ट इकट्ठा हो जा रहा है जब बीपी बहुत ज्यादा है। ये ड्रग्स क्या करती हैं, एक्स्ट्रा सॉल्ट को, एक्स्ट्रा वाटर को हमारी किडनी से एक्सक्रीट कर देती है, बाहर निकाल देती हैं। तो क्या होगा, पानी भी गया, सॉल्ट भी गया, तो जो ब्लड का वॉल्यूम था, जो ब्लड के अंदर वॉल्यूम बढ़ रहा था, अब वो कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा तो बीपी भी कम हो जाएगा। अगर डॉक्टर किसी को लिख रहा है एटिनोलॉल, मीटोप्रोलॉल, प्रोपेनोलॉल, ये ड्रग, तो ये कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करती हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं। ये बीटा ब्लॉकर्स हैं जो कि हार्ट रेट को स्लो करती है, रिड्यूस करती है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को। हमारे हार्ट पे जो दबाव पड़ रहा है बहुत ज्यादा, जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसको ये ड्रग कम करती है, जिससे बीपी कम हो जाएगा। तीसरा है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर एग्जांपल आती है एम्लोडिपिन, निफेडिपिन, विरापामिल। ये कुछ ऐसी दवाइयां हैं, डिल्टियाज़िम भी इसके अंदर है। तो कुछ ऐसी ड्रग्स हैं, ये कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं जो कि ब्लड वेसल की मसल को रिलैक्स करती है। भाई बहुत ज़्यादा खिंचाव हो रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा खिंचाव हो रहा है, अगर हम उसको रिलैक्स कर दें तो ब्लड वेसल की क्या बढ़ जाएगी, इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी। और इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी तो वेसल्स क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, और जो प्रेशर लग रहा है वो कम लगेगा। ऐसा समझ लो कि ये हमारा पाइप है, इस पाइप में बहुत ज़्यादा खिंचाव होगा तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर इस पाइप को हम थोड़ा बड़ा कर दें, थोड़ा और वाइड कर दें, तो सरफेस एरिया बढ़ गया ना, तो पानी का जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेम मैकेनिज्म। एसीई इनिबिटर नेक्स्ट कैटेगरी बिलोंग करती है। एसीई इनिबिटर अगर प्रिस्क्राइब की जा रही है इनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, रेमिप्रिल, ये क्या करती हैं, एक ऐसे एंजाइम को इनहिबिट करती हैं जिसका काम होता है ब्लड प्रेशर बढ़ाना। ठीक है, और वो एंजाइम क्या है, एंजियोटेंसिन सेकेंड। ये एक एंजियोटेंसिनोजेनिक एंजाइम है जो कि एंजियोटेंसिन सेकेंड बनाता है। और ये हमारे जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है, ये किडनी के थ्रू बनता है, और ये एंजियोटेंसिन रिस्पॉन्सिबल है ब्लड प्रेशर को हाई करने के लिए, जो कि ब्लड वेसल्स को टाइट करता है, और उस वजह से और ज़्यादा प्रेशर रिलीज होगा। तो अगर हम ये ड्रग ले रहे हैं, इनमें से कोई भी तीनों ड्रग में से अगर हम कोई भी मेडिकेशन ले रहे हैं, ड्रग ले रहे हैं, तो ये क्या करेगी, एंजियोटेंसिन को रिलीज होने से, उसके बनने से स्टॉप करेंगी। जब ये स्टॉप होंगे तो ब्लड वेसल में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जो टाइटनेस हो रही है, वो रिलैक्स हो जाएंगी, तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। नेक्स्ट है एआरबीज, जिसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, जैसे कि लोसार्टन, टेलमिसार्टन, वेलसार्टन। ये जो जितनी भी सार्टन है, अगर कोई भी सार्टन ड्रग को ले रहा है तो वो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं। काम करती हैं सेम जैसे हमारा फोर्थ एसी इनिबिटर काम कर रहा था, सेम इसकी तरह काम करती है। और ये यूजुअली उन पेशेंट्स को दी जाती है जिनको एसीई इनहिबिटर से, इस रेमिप्रिल, इनालाप्रिल, जिसको इन ड्रग से, इन मेडिकेशन से कफ की प्रॉब्लम होती है, तब एआरबीज दी जाती है। नेक्स्ट है अदर्स। अदर्स में क्या हो सकता है, कुछ स्पेशल केस हैं, जैसे किसी को अगर प्राजोसिन रिलैक्स दी जा रही है तो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती हैं। किसी को अगर सेंट्रली एक्टिंग ड्रग दी जा रही है, जैसे क्लोनिडीन है, मिथाइल डोपा है, तो ये हमारे ब्रेन में जाके ब्रेन को सिग्नल देती है, और ब्रेन को सिग्नल देती है कि बीपी कम होना है या ज्यादा होना है। डायरेक्ट वेसोडाइलेटर ड्रग्स भी हैं, जैसे कि हाइड्रोलाजीन है, मिनॉक्सिडिल है, जो कि डायरेक्ट ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती हैं। तो ये कुछ ड्रग्स थी, ये कुछ मेडिकेशंस थी जो शायद कोई ऐसा पेशेंट खा रहा होगा, जो शायद इस वीडियो को ही देख रहा होगा, तो वो समझ सकता है कि ये कौन सी क्लास को ड्रग बिलोंग करती हैं। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए, अगर कोई इस वीडियो लेक्चर को देख रहा है जिसका बीपी हाई है, वो इन जितने भी मैंने कैटेगरी बताई है उनमें से कौन कौन सी ड्रग्स को ले रहा है, या फिर किसी डॉक्टर ने अगर प्रेस्क्राइब की है। तो थैंक यू सो मच। ये हमारा बीपी का कंटेंट था, आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर और इसी तरह की इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं, तो कोर फार्मेसी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब
ज़रूर करें, कमेंट करते रहें आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं और आप नेक्स्ट टाइम कौन-सा वीडियो लेक्चर आप देखना चाहेंगे। हमारा पेज फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम पर है, आप उसको जॉइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय-बाय।